हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए जो रिलेटेड है मिल्ड्रेड पार्टन्स की स्टेजेस ऑफ प्ले से। मिल्ड्रेड पार्टन ने कुछ खेल की अवस्थाएं दी हुई है। 1929 में इनका डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, जब जिसमें इन्होंने खेल की कुछ 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं कि बच्चा इस प्रकार की 6 अवस्थाओं से गुजरता है जब भी वह खेल खेल रहा होता है, खेल खेलना सीख रहा होता है। वह 6 अवस्थाएं कौन कौन सी, पहले उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आप भी शायद पहली बार ही देख रहे होंगे। मैंने भी इस बुक में ये टॉपिक पहली बार ही देखा है। हालांकि सीटीपी की काफी बुक्स पढ़ी हुई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हुए हैं। एनसीईआरटी की आप बात करें या फिर एनआईओएस जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इग्नू की बुक की बात करें, लेकिन ये टॉपिक मुझे कहीं मिला नहीं। तो कुछ नया टॉपिक है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का ये टॉपिक है। तो जो 6 अवस्थाएं हैं उनमें जो सबसे पहली अवस्था इनके द्वारा दी गई थी वो थी आपकी अनऑक्यूपाइड। एक मिनट, ये इस्तेमाल कर थोड़ा सा। पहली अवस्था थी वो थी आपकी अनऑक्यूपाइड प्ले। अनऑक्यूपाइड वाली ये वाली जो अवस्था थी ये थी आपकी 0 से लेकर 3 माह तक, यानी कि 0 to 3 मंथ, जिसे हम बोलते हैं खाली खेल। इस अवस्था में बच्चा कोई मन से खेल नहीं खेल रहा होता, क्योंकि 0 से 3 महीने का बच्चा है, उससे क्या पता है क्या गेम होता है, क्या खेल होता है। खेल खेलना कहते किसे हैं, वो बस पड़ा हुआ होता है और अपने हाथ पैर चला रहा होता है, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा होता है, बस यही उसका गेम होता है। वे अपने हाथ पैरों का यूज करना यहाँ पर सीख रहा होता है। फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पर आता है आपका सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले की जो एज रहेगी वो रहेगी आपकी 3 मंथ से लेकर लगभग 2.5 ईयर्स तक। इसे हम बोलेंगे एकांत खेल। एकांत खेल में बच्चा स्वतंत्र रूप से खेल खेल रहा होता है, अकेले खेलता है, आसपास के खिलौने में भी उसकी रुचि कम होती है, जो उसको सामान दिखता है उसी सामान से खेलने लगता है। ऐसा नहीं है कोई पार्टिकुलर टॉय की तरफ ही जाएगा, किसी भी सामान के साथ स्वतंत्र रूप से वह खेल सकता है। इसे एकांत खेल भी बोल देते हैं और इसी को स्वतंत्र खेल भी बोल देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पर आता है ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले ये जो अवस्था होती है वह 2.5 ईयर से लेकर होती है आपकी 3.5 ईयर तक। इसे हम हिंदी में बोलेंगे दर्शक खेल। ठीक, यहाँ पर बच्चा जो खेल खेल रहा होता है उसमें अपना एक इंटरेस्ट दिखाने लगता है, दूसरे बच्चे किस तरह से गेम खेल रहे हैं उसे देखने लगता है। आप मतलब कोई बच्चे को उसने कोई नया गेम खेलते हुए देखा, उसे सीख लेगा पर उस तरह के गेम को खेलेगा। तो इसे ऑन लुकर प्ले स्टेज बोलते हैं, दर्शक खेल अवस्था बोलते हैं। फिर इसी में आपकी फोर्थ अवस्था आती है जिसे हम बोलेंगे पैरेलल प्ले। ये होती है 3.5 ईयर से लेके 4 ईयर तक, और पैरेलल यानी कि समांतर। ये हो जाएगा आपका समांतर खेल। ठीक है, इस अवस्था में होता क्या है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं लेकिन उसमें शामिल नहीं होते, अपने सामानों को साझा कर लेंगे कि ये मेरा सामान, ये आधा तुम रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ, और दोनों अलग अलग खेल रहे होंगे। यानी कि दोनों अपने सामानों को बांटकर खेलेंगे लेकिन खेल दोनों के अलग अलग होंगे। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल प्ले, जो कि जिसका टाइम पीरियड होता है 3.5 साल से लेकर 4 साल तक का। फिर इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ स्टेज जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्ले। ये होती है आपकी 4 to 4.5 ईयर तक, जिसे हम बोलेंगे सहयोगी खेल। सही खेल में क्या होगा, बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन ये फिर हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सहयोगी खेल में एक दूसरे के साथ चीजों को साझा करना, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, 6th पॉइंट पर फिर इसमें आएगा आपका कोऑपरेटिव प्ले।
कोऑपरेटिव प्ले रहता है आपका 4.5 से लेके फिर ये चलता ही रहेगा, यानी ये इसी स्टेज फिर व्यक्ति चलता रहेगा। इसे हम बोलेंगे सहकारी खेल। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे होते हैं। अगर मान लो घर घर खेल रहे हैं तो एक दूसरे को रोल दे देंगे। चोर पुलिस खेल रहा है तो एक दूसरे को रोल बन जाएंगे, भाई तुम चोर बनने वाले हो, तुम पुलिस बनने वाले हो, तो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना शुरू हो जाएगा कोऑपरेटिव प्ले में। तो इस प्रकार से इन्होंने 6 अवस्थाएं दी थी खेल की। 6 अवस्थाओं के बाद साथ साथ इन्होंने खेल के कुछ अन्य प्रकार भी बताए थे। अन्य प्रकार में जैसे इन्होंने अन्य प्रकार में बताया प्रतिस्पर्धात्मक खेल, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव प्ले। कॉम्पिटेटिव प्ले जिसमें बच्चा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है, कंपटीशन लगा रहा होता है। फिर एक इन्होंने बताया कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव को बोलेंगे रचनात्मक। कंस्ट्रक्टिव प्ले में क्या होता है कि बच्चा कुछ नया बना रहा होता है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा है, कोई भी एक गेम खेलने के लिए कुछ भी जगह बना रहा है, या वहां पर जैसे छोटे छोटे बच्चे घर बना रहे होते हैं, मकान बना रहे होते हैं, तो वो सारे आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट प्ले के अंदर आ जाते हैं। फिर एक इसमें आता है ड्रामेटिक प्ले। ड्रामेटिक प्ले में बच्चा ड्रामा कर रहा है। ड्रामा कर रहा है मतलब घर घर खेल रहा है, चोर पुलिस का गेम खेल रहा है, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है। फिर एक इसमें आता है आपका फिजिकल प्ले। फिजिकल प्ले में बच्चा बॉल से खेल रहा होता है, क्रिकेट बैडमिंटन ये सारी चीजें खेल रहा होता है, तो फिजिकल प्ले आ जाएगा। फिर इसमें एक आता है लास्ट सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले के अंदर आ जाती है ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, मिट्टी से कुछ कुछ नया नया बनाना। तो ये सारी चीजें हैं आपके मिल्ट्रेट पार्टनर्स के खेल की अवस्थाओं के अंदर। ठीक, अब इससे जुड़े हुए किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हालांकि काफी कम है क्योंकि टॉपिक नया है और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। पहला, मिल्ट्रेट पार्टनर के खेल के सिद्धांत को शिक्षकों के लिए उपयोगी क्यों माना जाता है? Why मिल्ट्रेट पार्टनर्स थ्योरी ऑफ चाइल्ड्स प्ले इज कंसिडर्ड यूजफुल फॉर टीचर्स। ये छोटे बच्चों के शिक्षकों को बच्चों के लिए खेलने के अनुभवों में विविधता लाने में मदद करता है। कह सकते हैं यह मानना कि खेल के कई अलग अलग रूप विकास के लिए फायदेमंद है। यह बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल के दौरान सामाजिक संपर्क के महत्व को स्वीकार करता है। ये बताता है कि हम बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार किस प्रकार का खेल सौंप सकते हैं। देखिए, हमने मिल्ट्रेट पार्टनर का जो अभी पढ़ा तो उसमें हमने 6 अवस्थाएं पढ़ी। 6 अवस्थाओं हमने देखा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वह खेलों में उसकी रुचि किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो ये बताता है कि इट एक्सप्लेन्स हाउ कैन वी असाइन टाइप ऑफ प्ले टू चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एज। उनकी एज के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार हम किस प्रकार के खेल उन्हें दे सकते हैं, ये चीज बताएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गलत कोई सा नहीं है, ज्यादा सही थ्योरी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसलिए हम 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कल्पित रचना खेल का उदाहरण एक्सप्लेन ऑफ मेक बिलीव प्ले इज। अब इसे हमारे दिमाग के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कल्पित रचना खेल दे दिया है और ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। एक कमरे के चारों ओर इधर उधर दौड़ना, एक कार को आगे पीछे चलाते रहना, बिना कुछ बनाने का इरादा होने पर भी मिट्टी को गूंथना। देखिए, अब इसमें कल्पना लग रही है कि भाई कार को आगे पीछे कर रहा है, कमरे में इधर उधर दौड़ रहा है, बिना कुछ सोचे मिट्टी से कुछ भी ऐसे गूंथ रहा है मिट्टी को, तो इसमें कल्पना तो बिल्कुल नहीं लग रही है। हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। खिलौने वाले ब्लॉक से घर बनाना, तो ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर आ जाएगा। घर बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, एक पजल के टुकड़ों को जोड़ रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वो बात है, या वो बात हम कह सकते हैं इसमें कल्पना तो नहीं है। घर घर खेलना, स्कूल खेलना, पुलिस अधिकारी बनना, कहानी पुस्तिका या टेलीविजन पात्रों का अभिनय करना, तो इसमें कुछ आपकी कल्पना चल रही। भाई घर घर खेलेंगे तो घर कैसा होगा, किसको क्या रोल देंगे, स्कूल खेलना, पुलिस अधिकारी बनना, तो यहाँ पर तो भाई कह सकते हैं मेक बिलीव प्लीव का ये हो जाएगा। बोर्ड गेम वगैरह में किसी प्रकार का मेक बिलीव यहाँ पर चलेगा नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई बच्चा गाता है, गुनगुनाता है, ड्राइंग, रंग, गिनती, संगीत बजाता है, तो मैंने बताया था ड्राइंग करना, गुनगुनाना किसके अंदर आते हैं। ड्राइंग करना, गुनगुनाना, ये सारी चीजें, ये सारे जो आपके गेम्स हैं वो आते हैं प्रतीकात्मक खेल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। फैंटेसी गेम्स ड्रामेटिक गेम्स को ही बोलते हैं।
ड्रामेटिक जो प्ले है, ड्रामेटिक प्ले का ही ये एक पार्ट है जिसमें घर घर डॉक्टर वगैरह बनना जाता है। फिजिकल प्ले में बॉल फेंकना, उछलना कूदना जाएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्ले में कुछ भी बना रहा होता है बच्चा, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से घर बना रहा होता है। फोर्थ है, किसने 6 प्रकार के खेलों का वर्णन किया जिसमें एक बच्चा अपनी उम्र, मनोदशा और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर भाग लेगा? तो मिल्ड्रेड पार्टन ने किया है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब दो बच्चे एक दूसरे से अलग अलग खेलते हैं लेकिन इस खेल के तरीके में वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया में लगे होते हैं, दूसरा क्या कर रहा है इससे प्रभावित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे से अलग अलग खेलते हैं लेकिन इस खेल के तरीके में देखो अंतःक्रिया में लगे हुए हैं, दूसरा क्या कर रहा है इससे प्रभावित हो रहा है, तो ये हो जाएगा उनका कोऑपरेटिव प्ले। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसोसिएटिव प्ले होता है। कोऑपरेटिव प्ले में तो वो दोनों साथ साथ खेल रहे होते हैं। यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है कि दो बच्चे एक दूसरे से अलग खेलते हैं लेकिन इस खेल के तरीकों में एक दूसरे से अलग खेल रहे हैं लेकिन एक खेल के तरीकों में एक दूसरे के साथ चीजें साझा कर रहे हैं, तो वह सहकारी खेल आता है, सहकारी गेम के अंदर आएगा। कोऑपरेटिव प्ले में तो वे एक दूसरे के साथ ही खेलेंगे, एक ही गेम को 2-4 लोग मिलकर खेल रहे होंगे। 5th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। 6 है, जब कोई बच्चा ब्लॉक के साथ निर्माण कर रहा है, खिलौने के कारों के लिए सड़क बना रहा है या सोफे तकिए से किला बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये उसके रचनात्मक खेल यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट प्ले के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कमरे में चारों ओर इधर उधर दौड़ना, कार को आगे पीछे चलाते रहना, बिना कुछ बनाने के इरादे से मिट्टी को आकार के लिए गूंथना, ये कौन सा गेम के अंदर आज आएगा? तो ये आता है फंक्शनल प्ले, जिसे हम फिजिकल एक्टिविटीज वाले गेम्स कह सकते हैं या कार्यात्मक खेल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिल्ड्रेड पार्टन के बच्चे के खेल के सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है? देखिए अब इनकी थ्योरी की आलोचना भी की गई। अब हम देखेंगे भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया दी भाई 6 स्टेजेस देने के बाद इन्होंने बोला कि बच्चा इस तरह से खेल खेलता है या इस तरह से खेल खेलना सीखता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यार हर बच्चा इसी प्रकार से सीखे। भाई बच्चे के अंदर परिवर्तन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, भिन्नताएं हो सकती हैं। इसमें बच्चों के खेल के प्रकार और खेल के चरणों के लिए कठोर आयु सीमा है। बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने फिक्स कर दी भाई ये 6 स्टेजेस हैं, इस प्रकार की ऐसे बच्चा बड़ा होगा और इस प्रकार के खेल खेलेगा। खेल आधारित शिक्षा में महत्वपूर्ण विकासात्मक लक्ष्यों का उल्लेख करता है, तो ये तो आलोचना तो होगी नहीं। इट रिकॉग्नाइज द मल्टीपल डिफरेंस फ्रॉम द प्ले कैन आर बेनिफिशियल फॉर डेवलपमेंट, तो ये आलोचना कहाँ हुई? इट एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन ड्यूरिंग द प्ले टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आलोचना कहाँ हुई? आलोचना तो फर्स्ट वाले में हो रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम कुछ अलग प्रकार की थ्योरी को आज डिस्कस करा, इवन मैंने समझाने की कोशिश करी है। वीडियो को प्लीज लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।